गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ज्वाइंट वेंचर में लास्ट टॉपिक आज हम करेंगे और उसमें हम क्या करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एमएनसीज। माने हम ये देखेंगे कि इंडिया में जो भी एमएनसीज काम कर रही है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस काम कर रहे हैं, उनमें से कौन कौन सी हमारी इंडियन कंपनीज हैं और कौन कौन सी हमारी फॉरेन एमएनसीज हैं, इनके एग्जाम्पल हम देखेंगे। उसके बाद हम ज्वाइंट वेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वाइंट वेंचर्स हमारे क्या होते हैं, मीनिंग क्या है इसका, ज्वाइंट वेंचर्स कंपनियां क्यों करती हैं, माने क्यों एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अपने रिसोर्सेज को ज्वाइंट करती हैं, ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक हम करेंगे कि ज्वाइंट वेंचर्स से कंपनियों को क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या उसको एडवांटेजेस होने वाले हैं, ये हम टॉपिक्स आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम एमएनसीज के एग्जांपल्स की बात करें, तो अगर हम इंडियन एमएनसीज की बात करें, एमएनसीज के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एमएनसीज जो है वो ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे कॉर्पोरेशंस हैं जो जिनकी पेरेंट कंपनी जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्री है, लेकिन जो होस्ट कंट्रीज है वो कई सारी हैं। माने वो किसी एक देश में उनका हेड ऑफिस है और व्यवसाय वो विभिन्न देशों में करती हैं, उनकी जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, वो विभिन्न देशों में फैली हुई हैं। तो भारत में भी बहुत सारी एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस काम कर रही हैं। उनमें से जो भारतीय कंपनियां हैं, माने उनका हेड ऑफिस भारत में है, भारत में भी काम करती है और साथ ही साथ वो अन्य देशों में भी व्यवसाय करती है। तो रेनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज, आप जानते हैं ये दोनों कंपनियां रेनबैक्सी और डॉक्टर रेड्डीज जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, माने दवाइयां बनाती हैं। इसके अलावा इंफोसिस, विप्रो, ये हमारी जो है सॉफ्टवेयर के सेक्टर में काम करती हैं। टाटा मोटर्स व्हीकल्स जो है वो बनाती है। एशियन पेंट्स हमारी जो है वो पेंट के सेक्टर में काम करती है। और लास्ट हमारी क्या है, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ ऐसी उदाहरण है, कुछ ऐसी कंपनियों के जो कि भारतीय कंपनियां हैं, लेकिन वो भारत में भी काम करती हैं और साथ ही साथ अन्य देशों में भी उनका व्यवसाय है। इसी तरह की हमारी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे कॉर्पोरेशंस हैं जो कि इंडियन एमएनसीज की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में पढ़े, फॉरेन एमएनसीज के बारे में पढ़े, तो उनमें हमारी ब्रुक बॉन्ड चाय मैन्युफैक्चर करती है, टी मैन्युफैक्चर करती है, ये यूके की कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा कैडबरी चॉकलेट बनाती है, ये भी यूके की कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया लिमिटेड, ये जो बाथिंग शॉप है या फिर डिटर्जेंट पाउडर्स है, इस तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाती है कंपनी, ये हमारी जो है ये भी यूके की कंपनी है। कोका कोला और पेप्सी आप सभी जानते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करती हैं और ये दोनों ही कंपनियां हमारी कहां से रिलेट करती हैं, यूएसए की। माने हेड ऑफिस इनका यूएसए में है, लेकिन ये बिजनेस हमारे देश में भी करती हैं और अन्य देशों में भी करती हैं। इसके अलावा जो है सैमसंग, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है, मोबाइल फोन्स हमारे हैं, वॉशिंग मशीन है, टीवी है। तो ये कंपनी कहाँ की है, ये साउथ कोरिया की कंपनी है। माने इनकी जो होम कंट्री है, जो पेरेंट कंपनी है, वो साउथ कोरिया है इसकी, लेकिन होस्ट कंट्रीज में इंडिया भी है और अन्य बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पे ये अपना व्यवसाय करती है। तो इसी तरह से वो भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, विदेशी एमएनसीज हैं जो हमारे यहाँ पे व्यवसाय कर रही है। तो ये कुछ एग्जांपल थे बच्चों कि हमारे देश में कौन कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ज्वाइंट वेंचर का। ज्वाइंट का मतलब यहाँ पे है संयुक्त, इकट्ठा, साथ मिलके, और वेंचर का मतलब होता है हमारा साहस, माने संयुक्त साहस इसको हम बोल देते हैं। साहस क्या होता है, जोखिम लेने की जो शक्ति होती है उसी को हम साहस बोल देते हैं, उसी को हमें वेंचर बोल देते हैं, एबिलिटी टू टेक ए रिस्क। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ज्वाइंट का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा जो कंपनियां हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और मिलके वो जोखिम लेती हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क, माने लाभ जो है वो जोखिम का ही प्रतिफल है। जोखिम अगर नहीं लेंगे हम, कोई व्यक्ति अगर जोखिम नहीं लेता है तो वो लाभ भी नहीं कमा सकता है, वो व्यवसाय कर ही नहीं सकता है। जोखिम हम जितना ज्यादा जोखिम उठाएंगे, प्रॉफिट भी ज्यादा होने की हमारी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो उस केस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक कंपनी अगर है उसके पास रिसोर्सेज भी कम है, उसके पास कैपेसिटी भी कम है, वो जोखिम ज्यादा नहीं उठा सकती है। लेकिन अगर वो
दूसरी कंपनियों के साथ मिल जाती है तो उनके रिसोर्सेज भी मर्ज हो जाते हैं और उसके साथ साथ रिस्क लेने की कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो वो बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी ट्रांजेक्शन वो कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका अभिप्राय उस साझेदारी से है जिसके अंतर्गत कंपनियां वस्तुओं के विकास का मतलब है डेवलपमेंट, माने हमारे पास पहले से ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, हम उनकी जो क्वालिटी है वो क्या करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं। हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है। कौन सा डिपार्टमेंट होता है? R&D डिपार्टमेंट, माने रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसका यही काम है कि कस्टमर की जो है नीड के अकॉर्डिंग, कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, माने नए प्रोडक्ट बनाना, प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स में यूटिलिटी जनरेट करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो आवश्यकताएं हैं उपभोक्ता की उसको क्या कर सके, ये पूरा कर सके। उसके साथ साथ बिक्री करना, उत्पादन करके हम क्या करते हैं, बिक्री करते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो हमारा सामान जो है वो खरीदे ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसा करने के लिए विनियोग का क्या मतलब होता है? विनियोग का मतलब है कैपिटल लगाना, पूंजी लगाना। हम सभी जानते हैं व्यवसाय को शुरू करने के लिए भी हमें लैंड खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, मशीनें हमें खरीदनी पड़ेगी, प्लांट लगाना पड़ेगा, और उसको जारी रखने के लिए, ऑपरेट करने के लिए भी जो डे टू डे हमारी कॉस्ट है, हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस देने पड़ेंगे, हमें वेजेस सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये हमारे उसको चलाने के लिए, दोनों ही कामों के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? व्यवसाय पूंजी की हमें आवश्यकता है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विनियोग। और इसके अलावा जोखिम और प्रबंध। जोखिम मैं पहले ही बता चुका हूं कि भी हम जोखिम क्या है? प्रॉफिट के कम होने की या लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी हम उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। इसी के साथ साथ प्रबंध माने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता। किसी भी व्यवसाय को करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें संगठन बनाना पड़ता है, हमें रिक्रूट करना पड़ता है एम्प्लॉइज को, उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनके साथ मोटिवेट करना पड़ता है, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना पड़ता है। और ये जो सभी क्रियाएं ये कौन करते हैं? प्रबंधक करते हैं, मैनेजर करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? दूसरी फर्म्स के साथ हाथ मिला लेते हैं, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं, ताकि हम इन सभी एक्टिविटीज को हम बेस्ट वे से परफॉर्म कर सकें। तो ये हमारा है मीनिंग ऑफ ज्वाइंट वेंचर। अगर हम रीजन की बात करें, माने कंपनी खुद ही बिजनेस क्यों नहीं करती, क्यों कंपनी दूसरी कंपनियों के साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए जो है वो राजी हो जाती है? तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या है कि जब एक कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना चाहती है लेकिन पूंजी में मानव शक्ति की कमी है। बच्चों, एक कंपनी दूसरे देश में व्यापार करना चाहती है, और वहां पे व्यापार अगर वो करेगी, अगर खुद ही सारा बिजनेस वो जो है अरेंज करेगी, अटेंड करेगी, तो डेफिनेटली उसे बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता है। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास इच्छा तो है उसकी कि वो विदेशों में बिजनेस करे, लेकिन उसके पास रिक्वायर्ड कैपिटल नहीं है, तो वो क्या कर सकती है? उस देश की जहां पे वो व्यवसाय करना चाहती है, उस देश की कोई कंपनी जो पहले से ही वहां पे बिजनेस कर रही है, उसके साथ हाथ मिला लेती है, उसके साथ एक ज्वाइंट वेंचर कर लेती है। और इससे क्या होगा? दोनों के रिसोर्सेज कंबाइन हो जाएंगे, माने कैपिटल ज्यादा हो जाएगी, लेबर फोर्स उस कंट्री में अगर ज्यादा जनसंख्या है, जैसे विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पे आके व्यवसाय क्यों करती हैं? क्योंकि भारत में जनसंख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे जो लेबर फोर्स है वो हमारी इजीली मिल जाती है, जो मेन सोर्स है वो क्या है? यहाँ पे सस्ता है। तो इसलिए विदेशी कंपनियां यहाँ पे हमारी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लेती हैं, कम पूंजी से भी उनका काम चल जाता है। दूसरा हमारा है कि यदि आयातक देश के स्थानीय साझेदार के साथ व्यवसाय करना लाभदायक हो, माने कोई कंपनी अगर यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर बनाना चाहती है तो वो क्यों बनाएगी? कि यहाँ की कोई ऐसी कंपनी हो सकती है कि जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और जिसकी जो गुडविल है, इमेज है, वो कंट्री में अच्छी है, लोग जो है तो वो उसके प्रोडक्ट्स को इजीली जो है परचेज कर लेते हैं, वो ब्रांड लॉयल बने हुए हैं।
तो विदेशी कंपनी हमारी उस कंपनी का फायदा उठाने के लिए, उसकी इमेज का फायदा उठाने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए उसके साथ ज्वाइंट वेंचर में जा सकती है। और लास्ट हमारा क्या है, स्थानीय साझेदार की वितरण व्यवस्था का लाभ लेने के लिए। वितरण व्यवस्था क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना? गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना? कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए हम सभी जानते हैं, कोई भी कंपनी अगर कोई भी उत्पाद बनाती है तो वो किसके लिए बनाती है? वो कस्टमर्स के लिए बनाती है, कंज्यूमर के लिए बनाती है। तो मेन जो अल्टीमेट जो हमारी डेस्टिनेशन है वो क्या है? कस्टमर। माने हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, बनाएंगे, उसके बाद एडवर्टीजमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो लास्ट में वो सामान कहां पहुंचेगा? कस्टमर के पास पहुंचेगा। अब किसी कंपनी के पास अगर पूंजी बहुत ज्यादा नहीं है तो वो खुद के स्टोर हर शहर में, हर जो है छोटे छोटे कस्बे में नहीं खोल सकती है। तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे डिस्ट्रीब्यूटर्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। कौन है डिस्ट्रीब्यूटर्स? एजेंट है डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स है, रिटेलर्स है। होलसेलर्स कौन होते हैं जी? थोक व्यापारी। माने ये क्या करते हैं? उत्पादक से बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। जैसे कोई चीनी का थोक व्यापारी है तो वो 1 ट्रक 2 ट्रक ऐसे चीनी खरीदेगा उत्पादक से। उसके बाद आगे जो रिटेलर्स होंगे, थोक व्यापारी क्या है? वो एक ही जगह पे बिजनेस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भी लखनऊ में कोई उत्पादक है तो वहां से दिल्ली का या पानीपत का थोक व्यापारी खरीद के ले आता है सामान, और वो क्या करता है आगे? फिर रिटेलर्स होते हैं। रिटेलर्स कौन है? जो आपके आसपास है, छोटी छोटी दुकानें आपके आसपास है। जैसे आप चोरा में भी बहुत सारी दुकानें हैं, छोटी छोटी आपके गांव में भी होंगी, गरोडा में भी है। ये सारे रिटेलर्स हैं जो कि कस्टमर्स के पास रहते हैं और उनकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान उनको दे देते हैं। ये लेके आ जाते हैं, ये थोक व्यापारियों से लेके आते हैं। तो ये जो एजेंट है, थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यहां जो कंपनी पहले से ही कार्य कर रही होगी तो डेफिनेटली उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहले से ही जारी होगा, उसका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, और दूसरी कंपनी, विदेशी कंपनी उसी का फायदा उठाने के लिए उसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर लेगी। लास्ट हमारा है टॉपिक एडवांटेजेस, कि ज्वाइंट वेंचर से क्या फायदे होते हैं कंपनियों को। पहला फायदा है विदेशी बाजार में आसान प्रवेश। अगर हम ज्वाइंट वेंचर नहीं करेंगे तो हमें खुद का बहुत सारा पैसा उस विदेश में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस देश में लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, वहां की जमी जमाई कंपनी के साथ एक वेंचर कर लेते हैं ज्वाइंट, तो हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, इजीली हम विदेशी मार्केट में जा सकते हैं। जोखिम में न्यूनता। अगर एक व्यक्ति सारा का सारा जोखिम उठाएगा, उस ज्यादा हानि होगी तो उसको दिक्कत होगी, व्यवसाय बंद तक करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, वो दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर जोखिम बढ़ जाता है। तकनीकी लाभ। एक कंपनी जो अच्छी टेक्निक लेके आ सकती है, दूसरी कंपनी के पास वो तकनीक नहीं है, तो दोनों मिलकर उसका फायदा उठा सकती है। प्रतियोगी ताकत। कंपटीटर्स होते हैं हर सेक्टर में, गलाकाट प्रतियोगिता होती है, कट थ्रोट कंपटीशन, कि वो किसी भी कीमत पे हमारी कंपनी को मार्केट से आउट कर देना चाहते हैं। अगर वो बड़ी कंपनी है हमारी प्रतियोगी कंपनी, तो उसके साथ ही अगर हमें प्रतियोगिता करनी है तो जो छोटी छोटी कंपनियां है ना, उनको क्या करना पड़ेगा? आपस में हाथ मिलाना पड़ेगा, उनको ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा, तभी वो उस जो है लार्ज स्केल पे काम करने वाली कंपनी का सामना कर सकती है। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि एक लक्ष्मी मित्तल है, उनकी कंपनी थी मित्तल स्टील, और दूसरी जो कंपनी है वो है आर्सेनल। तो ये कंपनियां कहाँ काम करती थी? ये अमेरिका में, यूएसए में काम करती थी। तो इन्होंने क्या किया, आपस में हाथ मिला लिया, ज्वाइंट वेंचर कर लिया, और आज की तारीख में वो वर्ल्ड की बेस्ट जो है स्टील प्रोड्यूसर कंपनियां हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लागतों में कमी। लागतों में कमी कैसे आएगी? अगर हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, हमारे रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन होगा। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि मान लीजिए एक मशीन है, उसकी लागत हमारी 100 रुपए है, रोज 100 रुपए में उसकी लागत आती है हमारे, और 100 ही वो उसकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, 100 यूनिट वो बना सकती है। अगर हम उसे 100 यूनिट बनाएंगे बच्चों, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 1 रुपया आएगी। कैसे निकालते हैं पर यूनिट कॉस्ट? हम टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्शन। अब टोटल कॉस्ट हमारी 100 रुपए है, प्रोडक्शन भी 100 रुपए है, तो 1 रुपया लागत आ गई एक वस्तु को बनाने में। अगर हम 50 वस्तु बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई
प्रोडक्शन करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 50 होगा तो 2 रुपए हमारी कॉस्ट आ जाएगी। इस प्रकार से हम ज्यादा प्रोडक्शन करके अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिमांड ज्यादा होनी चाहिए और हमारे पास रिसोर्सेज भी ज्यादा होने चाहिए। तो हम दूसरी कंपनी के साथ मिल जाते हैं तो रिसोर्सेज भी ज्यादा हो जाते हैं और दोनों की डिमांड मिलकर डिमांड भी ज्यादा हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से लर्न करें और इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू।